जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर 2024 में पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र। राजनीति शास्त्र में दोस्तों आपके पेपर का नाम है कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। ठीक है, तुलनात्मक सरकार और राजनीति। दोस्तों यह क्लास महासंग्राम रिवीजन क्लास है। ठीक है, इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा फटाफट अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, चलिए दोस्तों, जो आपका इसमें दिया है कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, आपका जो पेपर है इसके अंतर्गत दोस्तों यूके, यूएसए, स्विट्जरलैंड और चाइना हमें पढ़ना था। ठीक है, इसके बारे में हम लोग कवर करेंगे। ये क्लास 10 है। इसके पहले जितने भी क्लास हुए हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। आप लोग इस क्लास को अटेंड करने के बाद वो सभी क्लास देख लीजिएगा। सभी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। ठीक है दोस्तों, जो पिछले विश्वविद्यालय में पेपर हुआ है उस प्लेलिस्ट से दोस्तों जो मैंने क्लास कराया है उससे कई प्रश्न आपको देखने को मिले हैं एग्जाम में, तो वो सभी प्रश्नों को देख लीजिएगा। ठीक है, इस क्लास को भी अटेंड करना अनिवार्य है। ठीक है, इसमें हम लोग 100 एमसीक्यू कवर करेंगे, क्वेश्चन आंसर। ठीक है, नोट्स भी इसमें कवर करेंगे। नोट्स को ध्यान से देखिएगा। आपको टेलीग्राम ग्रुप में दोस्तों पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, रिवीजन करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करिए दोस्तों, उसमें आपको पीडीएफ मिलता है, तो ध्यान से पीडीएफ जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दोस्तों देखते हैं आपका पहला प्रश्न इसमें क्या पूछा है। पहला प्रश्न आपका दिया है निवेश निर्गत उपागम किसके द्वारा विकसित किया गया? डाहल के द्वारा, डेविड स्टन के द्वारा, लासवेल के द्वारा या फिर कार्ल मार्क्स के द्वारा? तो दोस्तों जो निवेश निर्गत उपागम था वह आपका डेविड स्टन के द्वारा विकसित किया गया। ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है स्पिरिट ऑफ लॉज किसकी रचना है? मॉन्टेस्क्यू की, रूसो की, जॉन लॉक की या फिर वॉल्टेयर की? तो दोस्तों स्पिरिट ऑफ लॉज जो पुस्तक है वह मॉन्टेस्क्यू की रचना है। ऑप्शन नंबर ए है। चलिए अगला प्रश्न आपका क्या पूछा है दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 है अरस्तु ने कितने संविधानों का अध्ययन किया? 72, 85, 150 या 158? दोस्तों अरस्तु ने कुल 158, ठीक है, 158 संविधानों का अध्ययन किया था अरस्तु ने। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसके लेखक हैं आपके हरमन फाइनर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग कमेंट करते हैं कि सर ये प्रश्न गलत है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। ठीक है, कौन सा प्रश्न गलत है मैं आपके कमेंट को पिन कर दूंगा ताकि और बच्चों का गलत ना होने पाए। ठीक है, हम लोगों से भी गलती हो जाती है, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। ठीक है, चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और कमेंट करिएगा दोस्तों। इस पर एक क्लास और मैं 100 एमसीक्यू ला दूंगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 5 आपका इसमें पूछा है तुलनात्मक राजनीति का जनक कौन है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, यह फेवरेट क्वेश्चन है पॉलिटिकल साइंस का। ठीक है, याद रखिएगा। तो तुलनात्मक राजनीति के जो जनक हैं वह आपके अरस्तु हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 आपका पूछा है दोस्तों तुलनात्मक राजनीति केंद्रित होती है विषय पर, धर्म पर या फिर देश पर? तो दोस्तों जो तुलनात्मक राजनीति का केंद्र होता है वह आपका उपरोक्त सभी पर होता है। ठीक है, विषय पर, धर्म पर और देश पर। चलिए अगला प्रश्न है आपका। प्रश्न नंबर 7 है आमंड एवं पावेल के अनुसार तुलनात्मक राजनीति के कितने मौलिक कर्तव्य हैं? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो कुल 3 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, आमंड एवं पावेल के अनुसार तुलनात्मक राजनीति के 3 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका इसमें दिया है अरस्तु ने किस पद्धति को अपनाकर 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया था? तो दोस्तों उन्होंने आगमनात्मक पद्धति को अपनाकर 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया था। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 आपका इसमें पूछा है दोस्तों तुलनात्मक सरकार और राजनीति 1968 पुस्तक किसकी रचना है? तो पहले दोस्तों ये जान लीजिए तुलनात्मक सरकार और राजनीति जो पुस्तक है यह 1968 में लिखी गई थी। ठीक है, यह किसकी रचना है? तो यह आपकी माइकल कार्टिस की रचना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करिएगा दोस्तों, उसमें पीडीएफ मैं सेंड कर दूंगा, आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 10 है
फिलीबस्टर संबंधित है। फिलीबस्टर किससे संबंधित है? तो जो फिलीबस्टर होता है दोस्तों, वह आपका एक वोट में देरी करने के लिए संसद में एक लंबा भाषण देना पड़ता है। ठीक है, फिलीबस्टर उसी से संबंधित है। किससे संबंधित है? जब आप वोट में देरी करेंगे तो ठीक है, तो संसद में एक लंबा भाषण देना पड़ता है। ठीक है, याद रखेंगे फिलीबस्टर क्या है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है, इसमें प्रश्न नंबर 11 है, अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा में जारी किया गया था। यानी दोस्तों जो अमेरिका की स्वतंत्रता है, इसकी घोषणा कब की गई थी? तो इसकी घोषणा 1776 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी है। चलिए अगला प्रश्न आपका पूछा है, अमेरिकी संविधान में एक प्रस्तावना शामिल है और इसमें पूछ रहा है एक प्रस्तावना है और लेख कितने हैं। ठीक है, एक प्रस्तावना और लेख कितने हैं? तो दोस्तों अमेरिकी संविधान में एक प्रस्तावना है और 7 लेख हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, इसमें अमेरिकी संविधान किस सिद्धांत पर आधारित है? अधिकारों के विभाजन पर, शक्तियों के सामंजस्य पर या फिर दोनों पर? तो दोस्तों जो अमेरिकी संविधान है यह आपके अधिकारों के विभाजन पर आधारित है। ठीक है, अधिकारों के विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है, याद रखेंगे अमेरिकी संविधान। चलिए अगला प्रश्न है आपका, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन थे। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। इसमें अगला प्रश्न आपका है, 1840 के बाद से सप्ताह के किस दिन अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव हुए हैं? दोस्तों क्या पूछा है, 1840 के बाद से सप्ताह के किस दिन अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव हुए हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, तो मंगलवार को होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 15 का। चलिए अगला प्रश्न आपका इसमें देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 16 है, आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है, किसने कहा? यह किसने कहा था दोस्तों? तो यह GDH कोल ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 17 आपका इसमें दिया है, प्रजातंत्र एक शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का एक भाग होता है, यह किसने कहा है? तो दोस्तों सीले ने कहा है, अब्राहम लिंकन ने, डायसी ने या फिर सेवाइन ने कहा। तो यह दोस्तों प्रजातंत्र एक शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का एक भाग होता है, यह कहा था आपके सीले ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, सीले ने क्या कहा था भैया? तो सीले ने कहा था प्रजातंत्र एक शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का एक भाग होता है। ठीक है, एक प्रश्न को कई बार इसीलिए पढ़ते हैं दोस्तों ताकि आपको क्लास दोबारा आप ले नहीं पाते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं 2 बार पढ़ देता हूं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 18 आपका पूछा है, मॉडर्न डेमोक्रेसीज पुस्तक के लेखक कौन हैं? लास्की, लॉर्ड वाट्स, रूसो या फिर स्टालिन? तो दोस्तों जो मॉडर्न डेमोक्रेसीज पुस्तक है इसके लेखक लॉर्ड वाट्स हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 आपका इसमें पूछा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उपकरण नहीं है? उपक्रम अथवा आरंभक, जनमत संग्रह, लोक निर्णय या फिर सार्वभौम वयस्क मताधिकार? तो दोस्तों जो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का इसमें उपकरण नहीं है वह आपका सार्वभौम वयस्क मताधिकार है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 आपका पूछा है, निम्नलिखित में से किसने लोकतंत्र को जीवन शैली के रूप में संबोधित किया है? तो दोस्तों टीबी स्मिथ ने। ठीक है, टीबी स्मिथ ने लोकतंत्र को जीवन शैली के रूप में संबोधित किया है। इसमें अगला प्रश्न आपका दिया है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्ष लोकतंत्र की अवधारणा दी है? RM लोहिया ने, JP नारायण ने, भीमराव अम्बेडकर ने या फिर BN राव ने? तो दोस्तों जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र की अवधारणा है आपका, ठीक है, यह आपके दिए थे JP नारायण जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न इसमें आपका दिया है, डेमोक्रेटिक थियरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मैकाइवर, सार्टोरी, लास्की या फिर बेंथम? तो दोस्तों जो डेमोक्रेटिक थियरी नामक पुस्तक है यह आपके सार्टोरी जी ने लिखा था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 23 आपका इसमें दिया है दोस्तों,
किसकी मान्यता है कि प्रजातंत्र में बहुमत की निरंकुशता होती है? यह किसने कहा था दोस्तों? ये किसकी मान्यता है? ग्रीन की मान्यता है, टॉमस पेन की, जेएस मिल की, या इनमें से कोई नहीं है? तो दोस्तों जो टॉमस पेन है, ठीक है, टॉमस पेन की ये मान्यता थी कि प्रजातंत्र में जो बहुमत होती है वह निरंकुश होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका प्रश्न नंबर 24 इसमें दिया है, आधुनिक प्रजातंत्र जाना जाता है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के नाम से, प्रतिनिधि प्रजातंत्र के नाम से, जन प्रजातंत्र के नाम से, या फिर समाजवादी प्रजातंत्र के नाम से? तो दोस्तों जो आधुनिक प्रजातंत्र है वह आपका प्रतिनिधि प्रजातंत्र के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 25 आपका पूछा है इसमें, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र सामान्यतः संबंधित है भारत से, नेपाल से, अमेरिका से, या स्विट्जरलैंड से? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र होता है वह आपका स्विट्जरलैंड से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है। चलिए प्रश्न नंबर 26 आपका पूछा है दोस्तों, प्रजातंत्र का बहुलवादी सिद्धांत संबंधित है बारेलसन से, सार्टोरी से, प्रिअस्त से, या फिर उपरोक्त सभी से? तो क्या पूछा है? प्रजातंत्र का बहुलवादी सिद्धांत। तो दोस्तों जो प्रजातंत्र का बहुलवादी सिद्धांत है वह सार्टोरी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 27 आपका दिया है, प्रजातंत्र शासन है मतदाताओं का, जनता का, संसद के सदस्य का, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों जो प्रजातंत्र का जो शासन है वह आपका जनता का होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 28 आपका इसमें दिया है दोस्तों, किसने प्रजातंत्र को जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन के रूप में परिभाषित किया है? तो यह अब्राहम लिंकन ने किया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, फेवरेट क्वेश्चन है पॉलिटिकल साइंस का, लगभग हर एग्जाम में पूछता है। देखिए आपके एग्जाम में आता है कि नहीं, इसलिए मैंने इसे कवर कर लिया है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, देखिए इसमें अगला प्रश्न दिया है 29 नंबर हम लोग कवर करेंगे दोस्तों, दल विहीन लोकतंत्र की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? राम मनोहर लोहिया ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, जेपी नारायण ने, या बीएन राव ने? तो दोस्तों जो दल विहीन लोकतंत्र की अवधारणा है यह आपका दिए थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, ठीक है। चलिए दोस्तों इसमें आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या है इसमें। प्रश्न नंबर 30 आपका लिखा है, अनिच्छुक प्रजातंत्रवादी किसे कहा गया है? अनिच्छुक प्रजातंत्रवादी। तो दोस्तों जो जेएस मिल थे, ठीक है, जेएस मिल थे, इनको अनिच्छुक प्रजातंत्रवादी कहा जाता है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी है। प्रश्न नंबर 31 है दोस्तों आपका, लोकतंत्र में बहुमत की तानाशाही की अवधारणा किसने अग्रसरित की? ग्रीन ने, थॉमस पेन ने, जेएस मिल ने, या फिर डी टाकविले ने? तो दोस्तों याद रखेंगे, लोकतंत्र में बहुमत की जो तानाशाही थी, जो इसकी अवधारणा है, ठीक है, लोकतंत्र में बहुमत की तानाशाही की जो अवधारणा है वह आपका डी टाकविले ने दिए थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 आपका पूछा है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का मुख्य अधिवक्ता कौन है? यहाँ क्या पूछा है, ध्यान दीजिएगा, मुख्य अधिवक्ता, ठीक है, याद रखेंगे इस पॉइंट को। जो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के मुख्य अधिवक्ता थे दोस्तों आपके रूसो थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका इसमें देखते हैं, प्रश्न नंबर 33 आपका पूछा है, प्रजातंत्र में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर किसने बल दिया है? हाब्स ने, रूसो ने, जॉन लॉक ने, या फिर जेएस मिल ने? तो दोस्तों याद रखेंगे, जो प्रजातंत्र में अल्पसंख्यक थे, ठीक है, इनका जो प्रतिनिधित्व था ये जेएस मिल ने दिया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका इसमें, वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक हैं? दोस्तों याद रखिएगा, जो बुक हैं, बुक से आपसे कम 4 से 6 प्रश्न के बीच में आपके बुक्स से प्रश्न आते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। बुक्स से रिलेटेड प्रश्न 6 तक तो आते ही हैं, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए 34 नंबर प्रश्न है, वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक हैं? तो इसका लेखक है एडम स्मिथ, ठीक है। बुक्स पर दोस्तों पर्सनली मैंने एक क्लास कराया है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, उसमें आप लोग वीडियो को खोज लीजिएगा, ठीक है। पर्सनली मैंने बुक्स पर एक पूरी
क्लास कराई है, तो उस क्लास को ज़रूर पढ़ लेंगे दोस्तों। उस क्लास से आपको कई सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, उदारवाद का मौलिक सिद्धांत है सामाजिक न्याय, राष्ट्रवाद, व्यक्तित्व स्वतंत्रता या फिर समानता। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो उदारवाद का मौलिक सिद्धांत है वह आपका व्यक्तित्व स्वतंत्रता होता है, ठीक है। क्या है उदारवाद का मौलिक सिद्धांत, क्या होता है, व्यक्तित्व स्वतंत्रता, ठीक है। मैं चाहता हूं दोस्तों आपको इस तरह से पढ़ा दूं कि आप भूले ना, एक ही बार में अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए मैं बार बार क्वेश्चन को एक बार दोहरा देता हूं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। मुझे पता है आपको टाइम नहीं मिलता है दोबारा देखने को, जिसको मिलता है उसके लिए तो अच्छा है, जिसको नहीं मिलेगा उनके लिए भी अच्छा है यह क्लास, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है। प्रश्न नंबर 36 है आपका, इंग्लैंड में उदारवाद का प्रमुख प्रवक्ता था हाब्स, जॉन लॉक, बेंथम या फिर हेगल। देखिए हेगल को कभी कभी हीगल भी लिख के देता है, तो एग्जाम में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो क्या पूछा है, इंग्लैंड में उदारवाद का प्रमुख प्रवक्ता, देखिए यहाँ क्या पूछा है, पॉइंट है ये, इंग्लैंड है, ठीक है। इंग्लैंड में उदारवाद का प्रमुख प्रवक्ता थे जो, वो जॉन लॉक थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत ही बारीकी से प्रश्नों को देखिएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 37 है आपका, निजी संपत्ति सामाजिक न्याय की मांग है, यह विचार किसका है, उदारवाद का, फांसीवाद का, मार्क्सवाद का या फिर निजीवाद का। तो याद रखेंगे दोस्तों, निजी संपत्ति सामाजिक न्याय की जो मांग है वह आपका उदारवाद से संबंधित होता है, यह उदारवाद का विचार है, ठीक है। उदारवाद का विचार क्या है भैया, उदारवाद का विचार होता है निजी संपत्ति सामाजिक न्याय की मांग होती है। चलिए अगला प्रश्न आपका इसमें दिया है 38 नंबर, व्यक्ति अपने हितों का सर्वश्रेष्ठ निर्णायक होता है, किस विचारधारा से संबंधित है, समाजवाद से, अराजकतावाद से, आदर्शवाद से या फिर उदारवाद से। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो उदारवाद है, ठीक है, उदारवाद क्या भैया, व्यक्ति अपने हितों की सर्वश्रेष्ठ निर्णायक होता है उदारवाद के विचारधारा के अनुसार, ठीक है। चलिए अगला आपका देखते हैं, अगला प्रश्न आपका क्या पूछा है, कौन सी विचारधारा वर्ग संघर्ष को जन्म देती है। तो दोस्तों जो पूंजीवाद है, ठीक है, जो पूंजीवाद होता है यह वर्ग संघर्ष को जन्म देती है, याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 40 आपका पूछा है दोस्तों, राष्ट्रों की संपत्ति पुस्तक के लेखक हैं मार्शल, मैकाइवर, एडम स्मिथ या फिर ग्रीन। तो दोस्तों राष्ट्रों की संपत्ति पुस्तक के जो लेखक हैं वो एडम स्मिथ है, ऑप्शन नंबर सी है। प्रश्न नंबर 41 आपका पूछा है दोस्तों, किस विचारधारा के अनुसार सभी संपत्ति चोरी की होती है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, क्या इसमें दिया है, कौन सी भी ऐसी विचारधारा है जिसके अनुसार संपत्ति चोरी की होती है। तो दोस्तों जो पूंजीवाद है, ठीक है, पूंजीवाद जो है इसके अनुसार जो संपत्ति होती है वह चोरी की होती है। चलिए उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा दोस्तों, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 42 है, लेवियाथन किसकी पुस्तक है। तो दोस्तों लेवियाथन हाब्स, लॉक, हाबहाउस या फिर मिल। तो दोस्तों याद रखेंगे जो लेवियाथन है वह आपका हाब्स की पुस्तक है, ठीक है। कहने से कोई लाइक नहीं करता है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जिसको अच्छा लगता है वही लाइक करता है। इसमें प्रश्न नंबर 43 आपका पूछा है दोस्तों, वैज्ञानिक समाजवाद का प्रवर्तक कौन है, लेनिन, माओ त्से तुंग, कार्ल मार्क्स या फिर थॉमस मोर। तो दोस्तों जो वैज्ञानिक समाजवाद के प्रवर्तक हैं वह कार्ल मार्क्स हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 44 आपका पूछा है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन का संस्थापक कौन था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। क्या पूछा है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन का संस्थापक कौन था। तो यह आपके एंजल्स थे, ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 45 है, पूंजी के ये दो खंड दो व्यक्तियों मार्क्स व एंजल्स की कृति है, यह किसने कहा है। तो यह दोस्तों लेनिन ने कहा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46 आपका पूछा है, धर्म जनता के लिए अफीम है, किसकी प्रसिद्ध कथन है। ख्रुश्चेव की,
माओ त्से तुंग की, कार्ल मार्क्स की या फिर खुश्चेव की? तो दोस्तों याद रखेंगे, धर्म जनता के लिए अफीम है, यह किसने कहा था? तो यह कार्ल मार्क्स ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47 इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे इसको। वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कार्ल मार्क्स हैं। ऑप्शन नंबर सी है। प्रश्न नंबर 48 आपका क्या पूछा है? समाजवाद का पिता किसे कहा जाता है? कार्ल मार्क्स को, रॉबर्ट ओवेन को, लेनिन को या फिर माओ त्से तुंग को? यह पॉलिटिकल साइंस का फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, याद रखेंगे। ये भी लगभग हर एग्जाम में पूछता है, देखिए पूछता है कि नहीं, इसलिए मैंने इसे कवर किया है, तो ध्यान में रखेंगे इस प्रश्न को, ठीक है। समाजवाद का पिता किसे कहा जाता है? तो रॉबर्ट ओवेन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 49 आपका इसमें पूछा है दोस्तों, समाजवाद शब्द का प्रथम प्रयोग कब किया गया? किस सन में किया गया? 1832 में, 1833 या 1857 या 1947 में? तो 1947 तो होगा ही नहीं, ठीक है। इस तरह से आप लोग परीक्षा में जब भी बैठे तो ध्यान से प्रश्न को पढ़ें और उसका उत्तर खोजने का आइडिया भी ढूंढें, ठीक है। जो नहीं आ रहा हो, जो आ रहा हो उसे आप तुरंत टिक करिए, गोला लगाइए, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 49 क्या है? समाजवाद शब्द का प्रथम प्रयोग किस सन में हुआ था? तो 1833 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न नंबर 50 आपका पूछा है, विकासात्मक समाजवाद का जनक कौन है? लेनिन, बर्नस्टीन, कार्ल मार्क्स या फिर एंजेल्स? तो दोस्तों जो विकासवाद समाजवाद के जनक हैं वह आपके बर्नस्टीन है। ऑप्शन नंबर बी है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, स्विट्जरलैंड के वर्तमान संविधान के किस अध्याय में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों चौथे अध्याय में, ठीक है। चौथे अध्याय में स्विट्जरलैंड के वर्तमान संविधान का मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है। चलिए इसमें दोस्तों कुछ नोट्स दिए गए हैं, ध्यान से पढ़िएगा। स्विट्जरलैंड का संविधान लिखित है और उसमें 123 अनुच्छेद हैं, ठीक है। याद रखेंगे कितने अनुच्छेद? 123, ठीक है। स्विट्जरलैंड का वर्तमान संविधान कब लागू हुआ? यह आपसे प्रश्न एग्जाम में पूछेगा, तो याद रखेंगे 18 अप्रैल 1999 को तीसरी संविधान को लोकप्रिय वोट द्वारा अपनाया गया और 1 जनवरी सन 2000 को लागू हुआ। याद रखेंगे स्विट्जरलैंड की संसद का नाम ग्रैंड नेशनल असेंबली व पीपुल्स परिषद है, ठीक है। याद रखेंगे दो नाम है, पीपुल्स परिषद और ग्रैंड नेशनल असेंबली। प्रश्न नंबर 52 आपका पूछा है दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा की गई संधियों की पुष्टि किस संस्था द्वारा की जाती है? कांग्रेस द्वारा, सीनेट द्वारा, प्रतिनिधि सभा द्वारा या फिर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा? तो दोस्तों प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़ेंगे, क्या कह रहा है? जो अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा दोस्तों संधियां की जाती है, इसकी पुष्टि कौन सी संस्था करती है? तो प्रतिनिधि सभा करती है, याद रखेंगे। चलिए नोट्स को ध्यान से पढ़ेंगे, इसमें प्रश्न दिया है, यूएसए कांग्रेस की समिति को क्या कहा जाता है? जो यूएसए की जो कांग्रेस समिति है दोस्तों, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है भैया सीनेट, ठीक है। एवं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, इसके दो सदन है, ठीक है। सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स दो समिति हैं इसके कांग्रेस की, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर, इसमें प्रश्न पूछेगा आपसे दोस्तों एग्जाम में कि अमेरिकी संविधान की पुष्टि कब हुई थी? यानी अमेरिका का जो संविधान है यह कब लागू हुआ था? तो ध्यान में रखेंगे 1787 में लिखा गया था, 1788 में अनुमोदित किया गया था, ठीक है। और 1789 से लागू संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान सरकार का दुनिया का सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाला लिखित चार्टर है, ठीक है। इसके पहले 3 शब्द हैं वी द पीपल। इसमें दोस्तों अगला नोट्स है, अमेरिकी संविधान का जो जनक हैं उन्हें जेम्स मैडिसन कहा जाता है। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यह पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ है दूसरे कॉलेज का, उसमें अब पूछा गया था तो अमेरिकी संविधान के जनक कौन है, तो उसमें जेम्स नहीं दिया था, केवल मैडिसन दिया था, तो याद रखेंगे, ठीक है। अमेरिकी संविधान के जनक कौन है? मैडिसन। चलिए प्रश्न नंबर 53 आपका पूछा है,
ब्रिटेन में मजदूर दल में सर्वप्रथम अपनी सरकार कब बनाई? किस सन में बनाई थी दोस्तों? तो यह बनाई थी आपका 1924 में। ठीक है, ब्रिटेन में मजदूर दल में सर्वप्रथम अपनी सरकार 1924 में बनाई गई थी, याद रखेंगे। नोट्स को ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों। ब्रिटेन में लेबर पार्टी ने साल 1924 में पहली बार सरकार बनाई थी। रामसे मैकडोनाल्ड ने जनवरी 1924 में प्रधानमंत्री बनकर पहली लेबर सरकार बनाई थी। बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स है, याद रखेंगे। चलिए 54 नंबर प्रश्न आपका दिया है, ब्रिटेन का प्राचीनतम राजनीतिक दल है श्रमिक दल, साम्यवादी दल, अनुदार दल या फिर रिपब्लिक पार्टी? तो याद रखेंगे दोस्तों, आपका जो श्रमिक दल है, ठीक है, यह सबसे प्राचीनतम राजनीतिक दल है ब्रिटेन का। चलिए अगला प्रश्न इसमें दिया है, नोट्स को ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों। ब्रिटेन का सबसे पुराना राजनीतिक दल कंजर्वेटिव पार्टी है। इसे टोरीज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी ब्रिटेन की दो बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं। देखिए आपके एग्जाम में दोस्तों अगर लेबर पार्टी नहीं देगा, अगर ठीक है, लेबर पार्टी अगर नहीं देता है तो दोस्तों क्या देगा आपका? कंजर्वेटिव पार्टी। ठीक है, कंजर्वेटिव पार्टी जैसे इसमें दिया है ना श्रमिक दल। ठीक है दोस्तों, प्रश्न को कई बार घुमा कर देता है, उत्तर भी घुमा कर देगा, तो याद रखेंगे। इसमें क्या दिया है? श्रमिक दल। ठीक है, श्रमिक दल और लेबर पार्टी में कोई अंतर नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर ये दोनों नहीं देगा तो कंजर्वेटिव पार्टी देगा। तो आपका प्रश्न अब गलत नहीं होगा, उम्मीद है। ठीक है, आपका उत्तर गलत नहीं होगा। प्रश्न नंबर 55 आपका पूछा है दोस्तों, अमेरिकी संविधान के प्रथम 10 संशोधन जो 1791 में अनुमोदित हुए जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? बिल ऑफ जस्टिस, बिल ऑफ राइट या फिर बिल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या फिर बिल ऑफ नेचर? पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, क्या पूछ रहा है? अमेरिकी संविधान के प्रथम 10 संशोधन जो 1791 में अनुमोदित हुए जाना जाता है, तो अब बिल ऑफ राइट के नाम से जाना जाता है, बिल ऑफ राइट्स के नाम से, याद रखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न नंबर 56 आपका पूछा है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री दोनों लिए जाते हैं क्राउन के द्वारा, स्थानीय संस्थाओं के द्वारा या फिर हाउस ऑफ कॉमन्स के द्वारा या चर्च के द्वारा? तो याद रखेंगे जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं और जो वित्त मंत्री हैं, यह आपके हाउस ऑफ कॉमन्स के द्वारा लिए जाते हैं। चलिए अगला आपका प्रश्न इसमें दिया है दोस्तों, प्रश्न नंबर 57 है, संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार अधिनियम पारित किया गया, किस सन में पारित किया गया भैया आपका? तो आपका पारित किया गया था 1964 ईस्वी में। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिनियम 1964 में पारित किया गया। इसमें दोस्तों ध्यान से देखेंगे, 58 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिनियम 1964 में सॉरी यहाँ प्रश्न नहीं है, नोट्स है, ध्यान देंगे। ये क्या अभी आपके नोट्स हैं। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार अधिनियम 1964 में पारित किया गया था। इसे 2 जुलाई 1964 को राष्ट्रपति जॉनसन ने मंजूरी दी थी। याद रखेंगे दोस्तों, कब मंजूरी इसे मिली थी? 2 जुलाई 1964। इस अधिनियम का मकसद नस्ल, रंग, धर्म या राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव खत्म करना था। ठीक है, आपसे पूछेगा एग्जाम में, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में दोस्तों नागरिक अधिनियम था, इसको किसने मंजूरी दी थी? तो किसने दी थी? तो जॉनसन। ठीक है, ये राष्ट्रपति थे उस समय अमेरिका के, याद रखेंगे। कब दी थी? तो 2 जुलाई 1964। चलिए प्रश्न नंबर 59 आपका पूछा है, अमेरिकी सीनेट में शामिल है, कितने सदस्य शामिल है भैया अमेरिकी सीनेट में? तो अमेरिकी सीनेट में आपके दोस्तों 100 जो है 100 लोग शामिल हैं, 100 सदस्य होते हैं अमेरिकी सीनेट में। ठीक है, अमेरिकी सीनेट में 100 सदस्य शामिल होते हैं। नोट्स को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। अमेरिकी सीनेट में 100 सदस्य होते हैं। हर राज्य का प्रतिनिधित्व 2 सीनेटर करते हैं। ठीक है, हर राज्य में 2 प्रतिनिधित्व होते हैं भैया आपके, याद रखेंगे। सीनेटरों की उम्र कम से कम 30 साल होनी चाहिए। इस पॉइंट्स को भी याद रखिएगा, पूछ सकता है आपके एग्जाम में। चलिए प्रश्न नंबर 60 आपका पूछा है,
निम्न में से किसे अमेरिकी संविधान के जनक की उपाधि प्राप्त है। देखिए यहाँ पर प्रश्न पूछ लिया, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसका उत्तर आप दे सकते हैं। प्रश्न नंबर ए है मेडिसन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका इसमें पूछा है 61 नंबर, स्विट्जरलैंड के निम्न सदन का क्या नाम है। स्विट्जरलैंड के निम्न सदन का क्या नाम है भैया, तो नेशनल काउंसिल नाम है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका पूछा है, स्विट्जरलैंड में किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था है। संघीय व्यवस्था, एकात्मक व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे जो स्विट्जरलैंड में राजनीतिक जो व्यवस्था है वह संघीय व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 63 आपका पूछा है, किसने टिप्पणी की कि चीन एक सोता हुआ विशालकाय दानव है। यह किसने कहा या फिर टिप्पणी की, अब्राहम लिंकन ने, नेपोलियन ने, केनेडी ने या फिर चर्चिल ने। तो दोस्तों जो नेपोलियन था इसने कहा था कि चीन एक सोता हुआ विशालकाय दानव है। चलिए प्रश्न नंबर 64 आपका पूछा है, इसमें छाया मंत्रिमंडल कौन बनाता है। लाई चांसलर, सम्राट, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री या संसद में विपक्ष का नेता। तो दोस्तों जो छाया मंत्रिमंडल होता है यह संसद में विपक्ष का नेता बनाता है। ठीक है, 64 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 65 पूछा है, ध्यान रखेंगे, ब्रिटेन में मैग्ना कार्टा कब स्वीकृत हुआ। 1832 में, 1911 में, 1215 में या 1949 में। तो ब्रिटेन में मैग्ना कार्टा 1215 ईस्वी में स्वीकृत हुआ। 65 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान रखेंगे 1215 में कब हुआ था, तो याद रखेंगे ब्रिटेन में मैग्ना कार्टा, जिसे महान परिषद के नाम से जानते हैं, ठीक है, 15 जून 1215 को जारी किया गया था। इसे थेम्स नदी के किनारे रनीमीड में तैयार किया गया था। राजा जॉन ने अपने विद्रोही राजाओं के दबाव में हस्ताक्षर किए थे। याद रखेंगे सभी पॉइंट को। चलिए प्रश्न नंबर 66 आपका इसमें पूछा है दोस्तों, ब्रिटेन में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी। तो ब्रिटेन में दोस्तों गौरवपूर्ण क्रांति आपकी कब हुई थी, तो 1688 ईस्वी में। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, ये भी फेवरेट क्वेश्चन है पॉलिटिकल का, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। 1688 याद रखेंगे। चलिए नोट्स को ध्यान से पढ़ लीजिए। ब्रिटेन में गौरवपूर्ण क्रांति 1688 से 1689 के बीच हुई थी। इसे रक्तहीन क्रांति या वैभवपूर्ण क्रांति कहा जाता है। इसमें 3 प्रश्न है। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि रक्तहीन क्रांति किसे कहा जाता है, तो ब्रिटेन के गौरवपूर्ण क्रांति को। ठीक है, या फिर पूछेगा कि वैभवपूर्ण क्रांति किसे कहा जाता है, तो ब्रिटेन के गौरवपूर्ण क्रांति को। ठीक है, 1688 नहीं अगर देगा एग्जाम में तो 1689 भी दे सकता है, तो 1689 हम एग्जाम में लगाएंगे। अगर दोनों दे देगा तो 1688 लगाएंगे, याद रखेंगे। ठीक है, अब आपका गलत नहीं होगा, उम्मीद है। चलिए 67 नंबर प्रश्न आपका दिया है, स्विट्जरलैंड में प्रत्येक व्यक्ति को कितनी नागरिकताएं प्राप्त हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति को 2 नागरिकताएं प्राप्त है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 67 का। चलिए इसमें दिया है दोस्तों, स्विट्जरलैंड दोहरी नागरिकता की अनुमति देता है, जिसका अर्थ है कि एक व्यक्ति स्विस नागरिकता और दूसरे देश की नागरिकता एक साथ रख सकता है। चलिए प्रश्न नंबर 68 आपका पूछा है, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की सदस्य संख्या कितनी है। 530, 100, 435 या 535। तो 435 है। ठीक है, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की सदस्य संख्या 435 है। प्रश्न नंबर 69 आपका इसमें पूछा है दोस्तों, विश्व का सबसे शक्तिशाली ऊपरी सदन है, राज्यसभा, राज्यसभा, सीनेट या कांग्रेस। तो जो सीनेट है दोस्तों यह विश्व का सबसे शक्तिशाली ऊपरी सदन है। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 70 आपका पूछा है, अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, तो इनका कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, आप सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न इसमें पूछा है, जो लोग नहीं जानते हैं बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 71 आपका पूछा है, अमेरिकी संविधान में अब तक कितने संशोधन हुए हैं। तो अमेरिकी संविधान में दोस्तों अब तक आपके
कुल टोटल 27 संशोधन हुए हैं। याद रखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 27 संशोधन हुए हैं अमेरिकी संविधान में अब तक। चलिए प्रश्न नंबर 72 आपका इसमें पूछा है दोस्तों। थोड़ा हम लोग चेंज कर लेते हैं इसमें। प्रश्न नंबर 72 आपका पूछा है इसमें, वर्तमान विश्व में कौन सा देश प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर होने का दावा कर सकता है? तो वह स्विट्जरलैंड है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। प्रश्न नंबर 73 पूछा है, स्विट्जरलैंड की संघीय सरकार में कितने सदस्य हैं? 4 है, 5 है, 7 है या फिर 10 है? तो जो स्विट्जरलैंड की संघीय सरकार है दोस्तों, उसमें आपके कुल टोटल 7 सदस्य हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें पूछा है, स्विस संघीय संसद की प्रतिनिधि सभा की सदस्य संख्या है। क्या पूछा है? स्विस संघीय संसद की प्रतिनिधि सभा की सदस्य संख्या कितनी है? तो कुल टोटल 200 है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 75 आपका पूछा है दोस्तों, चीन में साम्यवादी क्रांति किस वर्ष हुई थी? 1917, 1929, 1936 या 1949? तो दोस्तों चीन में जो साम्यवादी क्रांति हुई थी वह आपकी 1949 ईस्वी में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है आपका, अमेरिकी संविधान का निर्माण किया गया फिलाडेल्फिया सम्मेलन के द्वारा, अटलांटिक चार्टर के द्वारा या फिर वाशिंगटन सम्मेलन के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं है? तो याद रखेंगे, जो अमेरिका संविधान का निर्माण हुआ था दोस्तों वह फिलाडेल्फिया सम्मेलन के द्वारा हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 76 का। चलिए प्रश्न नंबर 77 आपका पूछा है, चीन का वर्तमान संविधान अपनाया गया, जो चीन का वर्तमान संविधान है दोस्तों कब अपनाया गया था? तो यह अपनाया गया था 1982 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 77 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1982। प्रश्न नंबर 78 आपका पूछा है, स्विस संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा नागरिकों को प्राथमिक शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है? क्या पूछा है? स्विस संविधान के किस अनुच्छेद, तो किस अनुच्छेद द्वारा नागरिकों को प्राथमिक शिक्षा का अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 19। ठीक है, स्विस संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत स्विस के नागरिकों को प्राथमिक शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है। चलिए प्रश्न नंबर 79 है आपका, बहुल कार्यपालिका किस देश की विशेषता है? अमेरिका, भारत, स्विट्जरलैंड या ब्रिटेन? तो याद रखेंगे दोस्तों, जो बहुल कार्यपालिका है, ठीक है, बहुल कार्यपालिका जो है वह स्विट्जरलैंड की विशेषता है। स्विट्जरलैंड देश की विशेषता है बहुल कार्यपालिका। चलिए अगला प्रश्न इसमें है, चीन की संसद को कहा जाता है संसद, कांग्रेस, प्रतिनिधि सभा या राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस? तो दोस्तों चीन की संसद को राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 81 आपका पूछा है, किस देश के संविधान में अवशिष्ट शक्तियों यानी अवशिष्ट शक्तियां राज्यों को प्रदान की गई हैं? किस देश के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां राज्यों को प्रदान की गई हैं? तो दोस्तों हमारा क्या है? हमारा प्यारा भारत। ठीक है, 81 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 82 आपका पूछा है दोस्तों, किस देश में राज्यों के पृथक संविधान है? तो दोस्तों भारत में। ठीक है, कैसे भारत में? तो जम्मू कश्मीर में पहले क्या होता था कि वहाँ अलग कानून लगाए जाते थे। ठीक है, तो हो सकता है कि अगले साल या फिर कुछ समय में नई शिक्षा नीति के अंतर्गत इन सारे प्रश्नों को चेंज कर दिया जाए। तो याद रखेंगे अभी प्रेजेंट टाइम में भारत है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, सांस्कृतिक क्रांति किस देश में हुई थी? ब्रिटेन, भारत, चीन या अमेरिका में? तो दोस्तों जो सांस्कृतिक क्रांति है यह आपका चीन में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 84 आपका पूछा है, लंबी छलांग की नीति किस देश में चलाई गई थी? सोवियत संघ, फ्रांस, चीन या भारत में? तो दोस्तों लंबी छलांग की नीति जो थी वह आपकी चीन में चलाई गई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 85 आपका है दोस्तों, किस देश में एक दलीय शासन प्रणाली है? भारत, फ्रांस, जनवादी चीन गणराज्य या ब्रिटेन में? तो दोस्तों याद रखेंगे
एक दलीय शासन प्रणाली किस देश में है? तो जनवादी चीन गणराज्य में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 86 है आपका, जनवादी चीन गणराज्य में शतपुष्प अभियान कब चलाया गया था? तो यह आपका 1949 में चलाया गया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। जनवादी चीन गणराज्य में दोस्तों शतपुष्प अभियान 1949 में चलाया गया था। चलिए इसमें दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 87 नंबर है, जनवादी चीन गणराज्य की राष्ट्रीय जन कांग्रेस का कार्यकाल कितना होता है? क्या पूछा है? जनवादी चीन गणराज्य की दोस्तों राष्ट्रीय जन कांग्रेस का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष का होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 88 है, कैथोलिक दल कहाँ का राजनीतिक दल है? स्विट्जरलैंड, नेपाल, भारत या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखेंगे दोस्तों, जो कैथोलिक दल है वह आपका स्विट्जरलैंड का राजनीतिक दल है। अगला प्रश्न है आपका, स्विट्जरलैंड के कितने कैंटनों में संविधान संशोधन संबंधी विधेयकों पर अनिवार्य लोक निर्णय की व्यवस्था की गई है? तो सभी कैंटनों पर दोस्तों क्या है, स्विट्जरलैंड में सभी कैंटनों पर संविधान संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 90 है आपका, वर्तमान समय में अनिवार्य मतदान की व्यवस्था किस देश में है? अमेरिका, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड या फिर भारत? ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आएगा जरूर, इसे लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। जो अभी प्रेजेंट टाइम में स्विट्जरलैंड है दोस्तों, वहाँ पर क्या है, अनिवार्य मतदान की व्यवस्था है, ठीक है। याद रखेंगे दोस्तों, भारत में ऐसा नहीं है, ठीक है। कितने लोग वोट नहीं डालने जाते हैं, कहते हैं कि मुझे वोट डालने से क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। वो अपने अधिकारों का हनन कर रहे हैं, लेकिन आप लोग ऐसा मत करिएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 91 है आपका, स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की सफलता का कारण है? स्विस नागरिकों का चरित्र है, तीव्र आर्थिक असमानता का अभाव है, उग्र दलबंदी का अभाव है या उपरोक्त सभी है? तो दोस्तों इसमें सभी है, ठीक है। सभी क्या भैया, ये सभी स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की सफलता के कारण हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 92 आपका है, स्विस संघीय सरकार की गणिपूर्ति के लिए कितने सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है? तो दोस्तों 7, ठीक है, 7 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होती है, ठीक है। स्विस संघीय सरकार की गणपूर्ति के लिए 7 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होती है। अगर इनमें से एक सदस्य भी नहीं रहेगा दोस्तों, तो यह क्या होता है, गणपूर्ति पूरी नहीं होती है, या फिर जो इनकी मीटिंग होती है वह नहीं होगी, ठीक है। तो याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 93 आपका दिया है, किस देश के संविधान में सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की महत्वपूर्ण शक्ति प्रदान है? तो दोस्तों अमेरिका है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 94 है आपका, स्विट्जरलैंड में मताधिकार के लिए कितने वर्ष की आयु निश्चित की गई है? 18 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष या फिर 25 वर्ष? तो दोस्तों स्विट्जरलैंड में जो मताधिकार के लिए आयु वर्ष है वह 18 वर्ष है, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं 95 नंबर, संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय वर्तमान समय में कहाँ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो सर्वोच्च न्यायालय है दोस्तों वह आपका वाशिंगटन में है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 96 आपका इसमें दिया है, अमेरिकी सीनेट एक अस्थायी सदन है, यह कथन है, क्या यह सही है या फिर गलत है? क्या पूछा है, अमेरिकी सीनेट एक अस्थायी सदन है, यह बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 97 है आपका, जनवादी चीन में किस सिद्धांत को मान्यता दी गई है? तो जनवादी चीन में दोस्तों लोकतांत्रिक केंद्रवाद की सिद्धांत को मान्यता दी गई है, ठीक है। जनवादी चीन में किस सिद्धांत को मान्यता दी गई भैया? तो लोकतांत्रिक केंद्रवाद की मान्यता दी गई है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 98 नंबर, बिना शक्ति का राष्ट्रपति शब्द किसके लिए प्रचलित है? स्विस राष्ट्रपति के लिए,
चीन के राष्ट्रपति के लिए, अमेरिकन राष्ट्रपति के लिए या फिर पाकिस्तान के राष्ट्रपति के लिए। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो बिना शक्ति का राष्ट्रपति, ठीक है, बिना शक्ति का जो राष्ट्रपति है यह स्विस राष्ट्रपति के लिए प्रचलित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 99 है आपका दोस्तों, तुलनात्मक सरकार का संबंध औपचारिक राजनीति संस्थाओं से है, जैसे विधायिका एवं कार्यपालिका, न्यायपालिका, नौकरशाही या इनमें से सभी। तो दोस्तों, जो तुलनात्मक सरकार का संबंध औपचारिक राजनीतिक संस्थाओं से है तो इसमें सभी से हो जाएगा, ठीक है, विधायिका एवं कार्यपालिका, न्यायपालिका और नौकरशाही। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हो जाएगा, इनमें से सभी। दोस्तों कमेंट करिएगा, ठीक है, अगली क्लास भी मैं ला दूंगा 100 क्वेश्चंस की, ठीक है। सेकंड पेपर की भी तैयारी करानी है तो सोच समझ कर बताइएगा, क्योंकि मुझे और भी क्लास करानी है और भी बाकी स्टूडेंट हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 100 आपका पूछा है दोस्तों, दास कैपिटल पुस्तक की रचना किसने की है? वेबर ने, वैथम ने, कार्ल मार्क्स ने, ठीक है, कार्ल मार्क्स रहेगा, या फिर प्लेटो ने। तो दोस्तों, जो दास कैपिटल पुस्तक है वह कार्ल मार्क्स की रचना है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों इस क्लास को दोस्तों शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। छठे सेमेस्टर में धमाकेदार तैयारी करेंगे पहले से ही, ठीक है। अगर सब्सक्राइब करते हैं दोस्त तो नोटिफिकेशन भी ऑन कर लिया कीजिए, ताकि जब भी मैं क्लास अगर लाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जरूर ज्वाइन करें, इसका PDF वहीं पे मिलेगा, आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।